सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र रावत आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हो ब्यावर लाइव न्यूज। आज मेरे साथ जुड़े हैं मगरा के लोकप्रिय विधायक, जन जन के लाडले, जन जन के हितैषी श्रीमान सुदर्शन सिंह जी रावत साहब। जब भी हमारी टीम लोकल ग्राउंड पे जाती है तो सबके मुंह से यही सुनने को मिलता है कि आखिर सुदर्शन सिंह जैसे एमएलए साहब अगर ब्यावर में भी होते तो शायद बिहार की भी जो काया पलट हो सकती है। तो काफी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके ऊपर मैं बातचीत करना चाहूंगा सर से। आज इन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया है और हमारे चैनल की तरफ से भी मैं इनको थोड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ब्यावर का अभी कहीं ना कहीं विकास रुका हुआ है उसके बारे में और भी बहुत सारे मुद्दे हम चर्चा करेंगे सर के साथ। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। सर आज आपने हमारे को थोड़ा कीमती समय दिया 5 मिनट का, उसके लिए शुक्रिया। और सबसे पहले सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इलेक्शन आने वाला है और जो आपका कार्यकाल भीम में अभी चल रहा है बहुत ही अच्छा कार्यकाल हमें सुनने को मिल रहा है। हम जिस भी गांव में या किसी भी भीम विधानसभा की ग्राम पंचायत में जाते हैं तो आपका जो सुनने को मिलता है, आपका जो कार्य बोलता है, आपकी जो कार्यशैली है, कहीं ना कहीं जनता में जो इतनी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो लगा हुआ सर आखिर इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों ने विश्वास करके जिता करके भेजा और पहली, दूसरी नहीं, तीसरी पीढ़ी के तौर पे और 15वां चुनाव परिवार में लड़ा गया और मुझे जिता करके भेजा। बहुत महत्व रखता है वो हम लोगों के लिए और उसके बाद लोगों के विश्वास पे खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो लोगों को थोड़ा था कि ये व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन है, क्या काम कर पाएगा इलाके में। तो उस चैलेंज को लेकर के काम करने की जो हमारी इच्छा जागी और उसके बाद जो आज जो भीम देवगढ़ में हुआ है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। आपका सर जो राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ है, कितने वर्ष की उम्र में स्टार्ट हुआ था और आपके जो प्रेरणा स्रोत कौन है सर? देखिए, राजनीतिक कैरियर यूं देखें तो मैंने भीम विधानसभा का जब चुनाव लड़ा तभी मानेंगे, पर इससे पहले मैंने ब्यावर में एक बार निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा है 2003 में और उसके बाद से मैं मेरे व्यापार में लग गया। परंतु इस बार जब पार्टी ने भीम से मौका दिया और उसके बाद काम हमने शुरू किया है तो हम यही मानेंगे 2018 से ही एक्टिव जो पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत 2018 के दिसंबर के बाद से ही शुरू हुई है। सर भीम विधानसभा में जो काम देखने को मिल रहा है, हर गांव में रोड वगैरह हो या कोई भी सरकारी कामकाज हो, वो देखने को मिलता है। लेकिन ब्यावर विधानसभा में बहुत कम है, ब्यावर की जनता निराश है। हमको मीडिया के माध्यम से भी जनता बोलती है कि साहब कभी मिले तो आप बताना कि एक बार ब्यावर पर भी फोकस करें। अब ब्यावर जिला बन चुका है सर, जिला बनने में सर आपका कितना योगदान रहा सर? देखिए, जिला बनाने में सबसे बड़ा योगदान तो माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा। हम सब लोगों ने तो मांग करी, अलग अलग क्षेत्र से लोग गए, हम भी गए, ब्यावर के लोग भी गए, रायपुर के लोग भी गए, बदनौर के भी गए पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मनोस्थिति में शुरू से ये था कि मैं ब्यावर को जिला बनाऊं। तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है जो राजस्थान में 19 जिले बनाए, तो निश्चित तौर पे क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जी सर। भीम सर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सर ब्यावर के बिल्कुल टच में है। अब जिला बन गया सर तो आखिर में भीम को ब्यावर में रखा जा सकता था, लेकिन आखिर में ये दूरियां क्यों हो गई सर? देखिए, भीम के अंदर दो इश्यूज थे। जो 7 पंचायत क्षेत्र थी हमारी, जो शेखावास बार तहसील थी, तो उसको तो हमने ब्यावर में रखा है। भीम हमारा बिल्कुल एक, यूं देखें, जस्सा खेड़ा से लेके काला गुमान तक है, उसको भीम कहते हैं। तो जो काला गुमान है वो 20 किलोमीटर है राजसमंद से। फिर उसके बाद में हमारे दिवेर और ये बेल्ट है, ये 30-35 किलोमीटर है। फिर हमारा ये जो पूरा काछबली बगड़ बेल्ट है, ये 40-50-60 किलोमीटर है। तो वो लोग ज्यादा इच्छुक थे कि हम राजसमंद में रहें और मैं भीम का विखंडन नहीं करना चाह रहा था, भीम के 2 टुकड़े नहीं करना चाह रहा था। मान लीजिए मैं बरार तक का भीम एक तरफ ले जाता और वो बाकी टुकड़े करता तो एक नया उपखंड हमको बनाना पड़ता, एक नई जगह हमको तलाश करनी पड़ती। दूसरी बात ये थी कि जो डीएमएफटी का पैसा है वो राजसमंद जिले में सालाना तौर पे 200-250 करोड़ रुपए आता है, जबकि ब्यावर जो नवसृजित जिला है इसमें मैंने जानकारी करी है 40-30-40-45 करोड़ रुपए आएगा। तो मेरा ये था कि जो विकास को लेकर के जो पैसा चाहिए होता है, धन चाहिए होता है, जिसके बदौलत हम लोग वहां स्टेडियम्स बना पा रहे हैं, सड़कें बना पा रहे हैं, स्कूल्स बना पा रहे हैं, वो हमको वहां ज्यादा मिलेगा। तो हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमको कैटर करने में, उसको डेवलप करने में हमको सुविधा रहेगी। और दूसरा, भीम के जनमानस में ये पूरी तरह से 100% नहीं था कि हम ब्यावर में चले जाएं। डिवाइडेड ओपिनियन थी। सैनिक कह रहे थे कि हम भीम में रहना चाहते हैं, व्यापारी कह रहे थे कि हम भीम में रहना चाहते हैं और सब लोगों की एक कलेक्टिव मांग, ज्यादा मांग यही थी कि हम भीम
भीम राजसमंद में रहे, तो इसीलिए हमने उसको राजसमंद में रखा। जी, ब्यावर और सर भीम दोनों विधानसभा और दोनों बड़े शहर हैं। कहीं ना कहीं ये नेशनल हाईवे पे बिल्कुल अटैच में है। तो लेकिन सर नेशनल हाईवे का जो काम है सर बहुत धीरे चल रहा है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंटल हो रहे हैं। तो सर ये जो कार्य का जो प्रगति जो बहुत तो तेजी नहीं आ पा रही इस काम में। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जनता में थोड़ा रोष देखा जाता है। तो ये काम सर प्रगति पे थोड़ा तेज क्यों नहीं हो पा रहा है ब्यावर वाला ये रोड का काम? देखिए, ये तो जब मैंने पदयात्रा करी थी 2020 में, उसके पहले तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। जी। हमने पूरी 4 भुजा से शुरू हुए, गोमती से और ब्यावर तक मैंने पदयात्रा करी, 5 दिन तक पदयात्रा करी। करीबन 7-8-10 हजार लोग सड़कों पे आए, और उसका नतीजा था कि हमने वार्निंग दी थी कि सांसद को कि आपको ब्यावर से आगे हम बैरियर लगा देंगे अगर ये सड़क नहीं बनी। 15 दिन में जो 7 साल से पेंडिंग सड़क थी उसका वर्क ऑर्डर आया था, और उसके बाद हमारा जो बाघाना बेल्ट था उस फॉरेस्ट वाले बेल्ट को इन्होंने मना कर दिया था कि वहां नहीं बनाएंगे। फिर हमने चेतावनी दी कि अधूरा काम नहीं चलेगा, मैंने कहा फेज टू नहीं चलेगा, उसको भी हम तुरंत लेकर के आए। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई अब जब टेंडर भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब कोई इशू ही नहीं है, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी एमपी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा। और मैं तो यदा कदा कहता ही रहता हूं हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के पीडीज को, ऑफिसर्स को, इसको जल्दी चलाएं काम को, और जल्दी पूरा होना चाहिए। इसमें कई जगह पे डिजाइन फॉल्ट्स भी हैं, जैसे जस्सा खेड़ा का जो ब्रिज है उसको लेके सब में नाराजगी है कि आधा ब्रिज तो नीचे है, आधा ब्रिज तो डाउन है, आधा ब्रिज अप है। तो डिजाइन फॉल्ट्स भी हैं, कई जगह ओवर ब्रिजेस की जरूरत भी है, कई जगह कट्स की भी जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा इस पूरे हाईवे पे बहुत सारी चीजों का चिंतन मनन करने की जरूरत है, और जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। सर भीम विधानसभा में कार्य देखने को मिल रहा है, विकास कार्य देखने को मिल रहा है, लेकिन सर ब्यावर विधानसभा बिल्कुल ठप पड़ी है। गांव के रोडों के हालात खत्म है, शहर के मुख्य मार्गों के रोडों के हालात खराब है। कहीं ना कहीं सरकार सर अभी कांग्रेस सरकार है, क्या इसके बारे में कभी आपने चर्चा की कि सर ब्यावर से थोड़ा सुधारा जाए? देखिए, जितनी मैंने जहां जहां जरूरत पड़ती है वो मैं चर्चा करता हूं, पर ज्यादा जिम्मेदारी ब्यावर के जो राजनीतिक व्यक्ति है उन लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, यहाँ के प्रधान, सरपंच, और जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स करने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सर हमारी जब ग्राउंड लेवल पे टीम जाती है तो सर कहीं ना कहीं लोगों को तो सीधा डायरेक्ट ये रहता है कि ब्यावर में तो विकास तभी होगा जब आप जैसे अगर एमएलए साहब यहाँ आएंगे। तो आप क्या ब्यावर आने की तैयारी करोगे सर, या आपके जैसे अगर कोई हो कांग्रेस की तरफ से तो शायद ब्यावर का विकास हो? कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान में जो पदाधिकारी है उनसे नाराजगी है जनता में, तो ऐसे कोई अगर कोई विशेष व्यक्ति आएगा तो शायद ब्यावर का विकास हो पाए। देखिए, मेरे को भीम की जनता ने चुना, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका काम करूं और दोबारा वहीं से पार्टी मौका दे तो वही चुनाव लड़ूं। ब्यावर में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वाकई में उन लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। मेरा ये मानना है कि जो ब्यावर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उसका 10% भी नहीं। आज हम भीम और देवगढ़ में 2 बड़े-बड़े हमने फ्लड लाइट स्टेडियम बनाए हैं। मैं ये चाहता हूं कि ब्यावर में तो एक पूरा खेल गांव बने, मतलब सिर्फ स्टेडियम नहीं बने। ब्यावर की जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक बकायदा अलग से 50-60 बीघे का एक अलग से खेल गांव बने। मेरे दिमाग में तो यही प्लानिंग है। अगर मेरे को कभी ब्यावर का काम करने का मौका मिले तो मैं तो ये कहूंगा कि ब्यावर का डेवलपमेंट बहुत बाकी है। ब्यावर में कई तरह की सड़कों के चौड़े करने की जरूरत है, सड़कों को दुरुस्त करने की जरूरत है, कॉलोनीज को रेगुलाइज करने की जरूरत है, सफाई व्यवस्था में अच्छा करने की जरूरत है, गांवों के अंदर हमको स्कूल्स को ठीक करने की जरूरत है। गांव की स्कूल्स की बहुत बुरी हालात है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में भी कमरे नहीं है बच्चों में बैठने के लिए। हमने जिस तरह से अभियान चलाया था भीम देवगढ़ में कि बच्चे जमीन पे नहीं बैठे हैं, टेबल कुर्सी पे बैठे हैं, कम से कम 9वीं से 12वीं के बच्चे तो जमीन पे नहीं बैठने चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे काम करने के लिए, और ब्यावर के तमाम राजनेताओं को, चाहे वो वर्तमान एमएलए हैं या जो बनना चाहते हैं और जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भाई कांग्रेस की सरकार है तो जाएं मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से बातचीत करके ब्यावर के लिए ज्यादा से ज्यादा लेकर जाएं। ब्यावर और भीम विधानसभा में क्या सर ये मगरा क्षेत्र एरिया, यहाँ पर पहाड़ी इलाका ज्यादा है, और पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ रही जिससे कि युवाओं को रोजगार में बहुत समस्या आ रही है। इसकी वजह से सर आए दिन जो युवा है अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, गैंगों में शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े बदनाम किया जा रहा है ब्यावर शहर को इन लड़कों के द्वारा। तो सर इनकी रोकथाम के लिए अगर ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज आए, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए तो सर कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा रहेगा युवाओं के लिए। नहीं, वैसे होने चाहिए उपलब्ध, पर अगर कंपैरिजन में देखें तो ब्यावर में जो रोजगार है वो काफी उपलब्ध तो है, इंडस्ट्रीज तो है, पर बड़ी इंडस्ट्रीज की कमी है।
नहीं, ब्यावर में सर जो एंट्री है, लेकिन वो लोकल को नहीं लेती सर, बाहरी लोगों को प्राथमिकता देती है हमेशा। हाँ, ये बात सही है और इसके लिए हम लोगों ने विधानसभा में एक बिल भी लाने की कोशिश करी थी कि जो लोकल को नौकरी मिले। कोई भी इंडस्ट्री आती है, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आती है, जमीन हमारी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यूज होता है, सड़कें हमारी यूज होती हैं, तो लोकल लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, रोजगार भी आना चाहिए। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को लेके मेरा मानना पड़ेगा कि हमने भीम में गैंगों को बहुत कंट्रोल किया, बहुत सख्ती करी हमने और उसमें कोई सिफारिश नहीं चलने दी। पर इन दिनों में ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्र में काफी गैंग्स के बारे में सुनने को मिलता है। पुलिस प्रशासन और सारी यहाँ का जो नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस आम आवाम को एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक अच्छा माहौल मिले। बिल्कुल सर, आपके विधानसभा में शेखावास थाना आता है, वहां पर भी 10 दिन पहले एक थोड़ा मारपीट का मामला आया था। कल हमारे मीडिया ऑफिस में आके गए थे वो। पुलिस की तरफ से वहां पर बहुत नेग्लिजेंसी आ रही है, अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और अगले को अभी भी फोन पे धमकियां दी जा रही है। कहीं ना कहीं वो लड़के हिस्ट्री सेटर है। कल भी मैंने थानेदार से बात की तो उन्होंने एफआईआर भी मेरे कहने के बाद काटी सर। 15 दिन से एफआईआर नहीं काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर ये थोड़ा प्रशासन है ये सर, इनका भी थोड़ा आप मेरी जानकारी में दे दीजिए, कल की कल वो एफआईआर कट जाएगी। अगर ऐसा कोई इशू होगा, हमारे यहाँ तो जीरो टॉलरेंस है हमारी जानकारी में आने के बाद में। अगर कोई लापरवाही कर रहा होगा तो चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी होगा, उसको जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जैसे कि सर इलेक्शन अभी आने ही वाले हैं, थोड़े दिन बचे हैं, इस बार सर सीएम फेस कौन होगा कांग्रेस सरकार का? भाई, सीएम फेस तो अशोक गहलोत ही है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में हम सरकार चलाई है हमने। 4.5 साल तक जिस अशोक गहलोत की नीतियों पे, जिस अशोक गहलोत की काम पे, जिस अशोक गहलोत की ईमानदारी पे, जिस अशोक गहलोत की मेहनत पे हमने काम किया है, उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। और इसमें तो मेरे ख्याल में ना तो पार्टी में कोई दो राय है, ना जनता में कोई दो राय है, ना नेतृत्व में कोई दो राय है। सब मानते हैं इस बात को। भाई, अशोक गहलोत जी ने अपनी पूरे 72-73 साल के जीवन का निचोड़ लगा दिया इस राज्य में। क्या स्कीम नहीं आई है, चिरंजीवी से लेके, सोशल सिक्योरिटी से लेके, पेंशन से लेके, महंगाई राहत कैंप से लेकर के, हमारे जैसे फर्स्ट टाइमर जो विधायक है, हम लोगों को सैकड़ों की तादाद में काम दिए। जो मांगा हमने कहा थाना दे दो, तहसील दे दो। मैंने चंबल का पानी मांगा, 1300 करोड़ रुपए का चंबल का पानी मुझे दिया। तो अब अशोक गहलोत का नेतृत्व नहीं मानेंगे तो किसका नेतृत्व मानेंगे? बिल्कुल। एक सर ग्रामीण इलाकों में अभी विशेषकर थोड़ी शिकायत आ रही है कि इंदिरा गांधी जो स्मार्टफोन योजना में जो मोबाइल दिए जा रहे हैं, उसमें सर जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए वोडाफोन और बीएसएनएल की सिम दी जा रही है, लेकिन उसका जो नेटवर्क है सर ग्रामीण इलाकों में मिलता ही नहीं है। तो वो इस जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से बहुत परेशान है। तो आखिर सर इसकी जगह एयरटेल या जियो का दिया जाता तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी आसानी रहती सर। देखिए, फोन वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो निश्चित तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी उस अनुरूप नहीं हो रहा है। चाहे उसके वितरण में जो प्रोसेस है उसको लेकर के, लोगों के लाइन में लगने को लेकर के, या ये आप जो कनेक्टिविटी की बात कह रहे हो, ये चीजों को लेके, कई चीजों को लेके मोबाइल फोन वितरण में निश्चित तौर पे सरकार के प्रशासनिक तंत्र को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। शिकायतें काफी बढ़ रही है इसमें। बिल्कुल। और सर अभी जो ये द्रास से जो मंडल तक रोड कनेक्टिविटी बनी है, इसमें भी सर मैंने थोड़ा सुना है कि जो टोल्स आ रहे हैं सर, ये टोल्स की वजह से थोड़े अपने जो ग्रामीण इलाकों गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। तो इनका क्या रहेगा सर, क्योंकि अगर ये आसपास भी कहीं मूव करेंगे तो इनको सर टोल से गुजरना पड़ेगा। देखिए, स्थानीय लोगों को तो टोल से मुक्त करना का सब जगह सिस्टम और परंपरा रही है, वहां भी रखा जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। स्थानीय लोगों को हम सब जगह टोल से मुक्त करते ही हैं, तो ये उस टोल पे भी ये प्रोसेस प्रक्रिया रहनी चाहिए। ये तो हर जगह पे है। कहीं ना कहीं सर लोगों को यह भी प्रश्न रहता है कि अभी तक सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच में मनमुटाव देखने को जा रहा है, तो आखिर में जो सर इसकी वजह से इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या ये मनमुटाव कहीं दुविधा ही नहीं बन जाए? नहीं, कहीं मनमुटाव नहीं है। दोनों कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, दोनों के अपने अपने काम करने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं। हाईकमांड में सबकी आस्था है और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी में सबकी आस्था है। खड़गे साहब बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। संगठन बहुत अच्छी तरह से डोटासरा जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। कहीं कोई ऐसा नहीं है। अभी तो हम लोग तो पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी में जरूर उथल पुथल देख रहे हैं कि वसुंधरा जी से कौन बात कर रहा है। मोदी जी आते हैं 1 घंटे तक वसुंधरा जी से स्टेज पे बात नहीं करते हैं। वसुंधरा जी के सारे जो अनुयायी हैं उनके टिकटों पे खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस में तो ऐसी बात कहीं सुनने को अभी मिल नहीं रही। हाल फिलहाल 2-3 महीने से तो सब चीज ऑर्डर में है, सब चीज व्यवस्था में है और हम सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और वापस सरकार बनाएंगे।
आपका कार्यकाल जो सर रहा बहुत अच्छा रहा। जब भी मेरी टीम जाती है फीडबैक मिलता है, ग्रामीणों का बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक में देखने को मिलता है कि इस बार भी सुदर्शन का क्या चक्कर चल पाएगा। तो उनका कहना रहता है कि 100% चलेगा और जो विकास कार्य हुए हैं वो बहुत देखने लायक है, क्योंकि इधर बारवा बोरवा वगैरह जो ये गांव है यहाँ पर बैकवर्ड इलाका माना जाता था पहले, लेकिन अभी जो रोडों की कनेक्टिविटी देख लो आप, या कहीं भी कुछ सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सहूलियत मिली है। तो आखिर में जो विकास कार्य करवाया जा रहा है सर, आपकी भागदौड़ की कहीं ना कहीं आपकी भागदौड़ का नतीजा है, लेकिन ब्यावर शहर बिल्कुल होल्ड पे ठप पे है। तो क्या ब्यावर में बीजेपी का विधायक होने के कारण ये विकास कार्य ठप पर है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा इसमें दूसरा विचार है कि बीजेपी के विधायक को एक बार अपनी खुद की पार्टी की सरकार भी देखने को मिली है। वो तीसरी बार विधायक बने हैं इस बार। और मेरा मानना है कि डीएमएफटी में अजमेर जिले में जब ये ब्यावर हिस्सा हुआ करता था, तब इसमें 100-125 करोड़ रुपए आता था सालाना। उसमें से हिस्सा लेना चाहिए था निश्चित तौर पे। विधायक आप भाजपा के हो, परंतु आप देखिए अशोक गहलोत जी ने ब्यावर के लिए जो जो मांगा उन्होंने, गर्ल्स कॉलेज मांगा, गर्ल्स कॉलेज दिया, मांगे सीएम साहब अक्सर बीजेपी के विधायकों की भी मानते रहे। पर एक लगन होनी चाहिए, एक ये होना चाहिए कि भाई मैं मेरे क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ स्कीम्स लाना चाहता हूँ, तो निश्चित तौर पे चीजें आती है। बीसलपुर के लिए आप देखिए जब पानी मिला तब भी सीएम साहब ने दिया था, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। जिला मिला तो भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। पर अशोक गहलोत जी का धन्यवाद उस तरह से नहीं दिया जाता जितना उन्होंने काम ब्यावर के लिए किया, और एक तरह से मिस रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई क्योंकि बीजेपी का विधायक है इसलिए ब्यावर का विकास नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी की कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पे सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छे तरह से काम करने की मंशा है। बिल्कुल, ब्यावर में लगभग 20 साल हो गए। 20 साल में सर कांग्रेस का जो भी जनप्रतिनिधि वो सफल नहीं हो पाया है, कांग्रेस सरकार का कोई भी यहाँ पर एमएलए नहीं बन पाया। आखिर में इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? ये कांग्रेस के लिए और हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित तौर पे इस पे गहन चिंतन मनन हो रहा है। इस बार पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है, और इस बार जो पूरे राजस्थान में स्ट्रेटेजी बन रही है, इसमें खड़गे साहब भी इन्वॉल्व है, गोगोई साहब भी इन्वॉल्व है, डोटासरा जी जैसे मजबूत अध्यक्ष हैं, सीएम साहब का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तो निश्चित तौर पे अब की बार हम जो उम्मीदवार लेकर के आएंगे वो यहाँ सफल भी होगा, और यहाँ ब्यावर के अंदर काम भी करेंगे हम लोग, और 4 बार की जो हार है उसका इस बार बदला लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को यह भी मानना सर कि ब्यावर इलाका बीजेपी का गढ़ है, तो इस गढ़ में सेंध लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा कांग्रेस के लिए। चुनावी रणनीति से सब कुछ संभव हो जाता है, और जब पार्टी के पास कोई स्ट्रेटेजी होती है और जब पार्टी एकजुट होकर खड़ी होती है, और ये भी आप सोचिए कि 4 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी तो है ना बीजेपी की, और उस एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी को भी बचाना है। और लोग अब ये बात भी देख रहे हैं कि 4 बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के बाद ब्यावर में ऐसा कोई अनूठा विकास नहीं हुआ। जो भी दिया है कांग्रेस के शासनकाल में दिया गया। चाहे बीसलपुर का पानी दिया तो पिछली बार अशोक गहलोत जी ने दिया, अब की बार जिला दिया तो अशोक गहलोत जी ने दिया। तो लोग ये भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ वोट लेकर के, सत्ता में आकर के फिर घर बैठ जाते हैं, फिर वापस आते हैं कि मोदी के नाम पे वोट दे दो, फिर वापस जीत जाते हैं, काम करते नहीं है। तो वो एक तरीके से लोगों में इस बात का भी रिजेंटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बार बार क्यों जिताएं जब वो काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता हमें मौका देगी, और मौका देगी तो हम परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। इस बार सर जो इलेक्शन लड़ा जाएगा वो किन किन बातों को लेकर या किन किन मुख्य मुख्य योजनाओं को लेकर लड़ा जाएगा कांग्रेस सरकार की तरफ से? डेवलपमेंट को लेकर चुनाव लड़ेंगे, सुशासन को लेकर चुनाव लड़ेंगे, महंगाई जो केंद्र सरकार नहीं रोक पाई और राजस्थान सरकार ने जो उसको रोकने के लिए प्रयास किया उसको लेकर के चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने मेहनत और ईमानदारी के साथ स्टेट में काम किया है, इन सभी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और पिछले 5 साल के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल था उसके कंपैरिजन में इस कार्यकाल की तुलना करके फिर चुनाव लड़ेंगे। तो आपको सर पूरी उम्मीद है इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? निश्चित तौर पे, मुझे ही नहीं जनता को भी उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है। और क्योंकि जो काम इस बार के शासनकाल में हुआ है, मेरे ख्याल में पिछली 14 विधानसभा चुनाव जो है, 15वीं विधानसभा है, इस 15वीं विधानसभा ने सभी तमाम 14 विधानसभा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बिल्कुल। एक सर ये शिकायतें आ रही कहीं ना कहीं लोगों की कि भाई आजकल ये अतिक्रमण बहुत हो रहे हैं, हर गांव में अतिक्रमण हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रशासन को भी ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन सर उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। आए दिन अतिक्रमण हो रहे गांव में, तो सर ये भू माफिया एक्टिव क्यों नजर आ रहे इतने?
देखिए गलत है, जहाँ भी हो रहा है वहाँ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और जो प्रशासन गाँव के संग और ये जो कैंप लगे हैं, गवर्नमेंट की तो यही मंशा है कि आप आओ, हर गाँव में एसडीओ गए हैं, 60-60 दिन तक सरकार वहाँ बैठी रही है पंचायतों के अंदर। मंशा यही है कि लोगों की बात को सुना जाए और अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए, हम भी इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल। अब जिला बना है सर, तो देखो, हालांकि ब्यावर और भीम में ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन जो भीम का विकास है हम उम्मीद करेंगे कि ब्यावर से भी हालांकि बेटर ही है। लेकिन आने वाले जो विधानसभा चुनाव में हमारे मीडिया के माध्यम से आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे सर? देखिए ऐसे लीडर को चुन करके विधायक विधायक बना के भेजें जो ब्यावर का दृश्य बदल सके, जो ब्यावर के बारे में सोचता हो और ब्यावर को आगे ले जाना चाहता हो, इसका विकास करना चाहते हो। इसको जिला बनने के बाद इसको बहुत सारा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ओवर टाइम करके काम करने की जरूरत है ब्यावर में। आपका सिंपल तरीके से काम करने से काम नहीं चलेगा। ब्यावर को अगर आप डेवलप करना है तो अगले 5 सालों में ओवर टाइम करके काम करना पड़ेगा। अब हम लोग भी क्योंकि ब्यावर जिले का हिस्सा बन चुके हैं थोड़ा बहुत, तो हमारा भी पूरी तरह से हम पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। अब हम जो भी डेवलपमेंट ब्यावर में होगा, उसके अंदर हम लोग भी उसके अंदर कुछ ना कुछ योगदान करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन सर, जनता का जो आपके साथ जुड़ाव है, जनता तो ये कहना चाहती है कि आखिर में एमएलए साहब तो सुदर्शन सिंह ही होने चाहिए ब्यावर के। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपके दीवाने हैं सर, आपके फैन बन चुके हैं। तो जो ये फैन फॉलोइंग ब्यावर में बड़ी है, तो सर अगर शायद उनकी आप मंशा पूरी करो। नहीं देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि ब्यावर से मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मुझे चुनाव भीम से ही लड़ना है। पार्टी भी मुझे वहीं से मौका देना चाहती है, मैं भी वहीं से लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वहीं काम किया है। ब्यावर में कोई अच्छे उम्मीदवार को भेजेंगे निश्चित तौर पे, और जो भी उम्मीदवार होगा पार्टी अच्छा उम्मीदवार चुन के, और जो मैंने कहा ना, इस बार जब ब्यावर का डेवलपमेंट का प्लान बनेगा और सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे मैं अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा डेवलपमेंट को लेकर के। चुनाव जिसको पार्टी लड़ाएगी कोई और व्यक्ति ही लड़ेगा, मैं भीम से ही चुनाव लड़ूंगा। और ब्यावर के लोगों का जो स्नेह है उसको मैं पूरा दिल से स्वीकार करता हूँ, परंतु हम लोगों को लाइन क्लियर रखनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स में कंफ्यूज होकर हम काम नहीं कर सकते। मेरा बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है कि मैं भीम से ही चुनाव लड़ूंगा और ब्यावर से अच्छे व्यक्ति को लाएंगे। और परंतु हाँ, इस बार अगले 5 सालों में सरकार बनने के बाद हम लोग ब्यावर के डेवलपमेंट में पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ में भीम विधानसभा से लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुदर्शन सिंह जी रावत साहब। जो इनकी कार्यशैली है, कहीं ना कहीं उम्दा कार्यशैली है, लोगों में इनका सीधा जुड़ाव देखने को मिलता है, लोगों में एक प्यार देखने को मिलता है, लोग इनको बेटा मानते हैं, बड़े बुजुर्ग बेटा मानते हैं। कहीं ना कहीं जो एक कनेक्टिविटी है, ये दर्शाती है कि आने वाले समय में जो इनका कार्यकाल है बिल्कुल निरंतर जारी रहेगा। और मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।